बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बात हो रही होती है और आज भी हम देख रहे हैं कि अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां पर हम देखते हैं कि पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। वहीं दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जी बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हो गए हैं, जबकि फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर अदील शहीद हुए हैं और मगफरत के लिए भी दुआएं करेंगे हम। उसके साथ साथ दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि कराची एक बड़ी तबाही से बचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर मासूम बच्चों की जहन साजी की जा रही है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहां जहन साजी के मामला हैं, वहीं सोशल मीडिया का बेदरक इस्तेमाल, जिसकी वजह से तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी साल नौ, अब नया साल आने वाला है, उस नए साल के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जी गिफ्ट्स और दूसरे लिंक्स के जरिए भी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। ऐसे में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ जंजुआ साहब, हमारे साथ मौजूद डॉक्टर साहब हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने हैं और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जी अब हम देखते हैं कि जी जो हिंदुस्तान से दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जी रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। अब कराची का एक सबसे बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक बच्ची की जहन साजी की गई और उसके बाद उसको वरगलाया गया ताकि वो मुख्तलिफ तंजीम साजी के थ्रू जो है वो जुड़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हो सके। बाल बाल वो बच्ची बच गई और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी शहर कराची भी बच गया। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए ना बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे। उसके बाद ही कहीं ये मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर इंटेलिजेंसियां अपनी जगह काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे फिर और बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं ना कि हमें तरबियत हम किस तरह की कर रहे हैं लोगों की। अगर हम तरबियत बच्चों की किस तरह से हो रही है, ये बुनियादी एक सवाल है। ये सबके ऊपर आता है लागू। और ऐसे में कराची में हम देखें, कराची बड़ा एक मुश्किल जगह है, इतनी आसान नहीं है। और एक तो चीज़ें बहुत सारी बड़ी अहम है और आज का ऑपरेशन भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और कराची का बचना बड़ा ज़रूरी है। और अगर चीज़ें आप सोचें कि ये तो हमारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से चीज़ें हाथ में आ भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का सुराग मिल भी रहा है। लेकिन आप सोचेंगे अगर ये भी ना होते तो पता नहीं ना जाने क्या क्या तबाहियाँ आती। और ये अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, हमारी इंटेलिजेंसीज का, ये सब जिस तरह से अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब ये रिकवर कर लेते हैं किसी को, तो मैं तो आज के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा, इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए हमें कि ये जिस तरह ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमारे चाहे सिपाही हों, हमारे फौजी हों। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी बेदरिक इस्तेमाल सोशल मीडिया के किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि जी ज़्यादातर अकाउंट्स हमें नजर आते हैं जो कि भारत से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जहन सहजी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें देख रहे हैं कि जी खास करके बच्चों को, खास करके जो खवातीन हैं और जो लड़कियां हैं, उनकी जहन साजी की जा रही है। सर, इसको किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना बच्चों की उम्र कम होती है। हसन बिन क्या था वो, सबा किसकी जन्नत भी बनाई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि स्कूलों से बेहतरी की तरफ लिया जाए, स्कूलों में जहन साजी बेहतर की जाए। हमारे सामने ही है, मदरसों में भी ये मसाइल हुए, कुछ बम्बार बनते चले गए, हमें नहीं पता चला। अफगान वॉर के बाद वो हमारी सरों पे बरसने लगे अफगानी, और हम उनको घेरा तंग करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पास से मजहबी एलिमेंट एकदम से निकल के सामने आ जाते हैं कि नहीं, ये ना करें, इनको ना छेड़ें। हालांकि मेरे ख्याल में हर चीज़ जब रजिस्ट्रेशन होती है ना, स्कूल की, इदारों की, सब चीज़ों की, मदारिस की, सब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और ये सब मेरे ख्याल में कौमी असम्बली की सतह पे ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और हमारे कानून साज इदारे जब बेहतर कानून साजी करेंगे, क्योंकि देखिए कानून साज इदारों का काम सियासत करना तो महज नहीं है ना, एक दूसरी पार्टियों की हाथ पैर मरोड़ना, एक दूसरे के बारे में बात करना। और फिर आप ये देख लें कि पीटीआई का जो रवैया है 9 मई के बाद से अब तक, वो बड़ा अजीबो गरीब सा रवैया सामने आ रहा है।
और अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें, मियां नवाज शरीफ ने कभी ये वाली जबान इस्तेमाल नहीं की थी जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उनको परवाह नहीं होती, कभी 14 अगस्त मनाने से मना कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई के लिए हम दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? डेफिनेटली जिस तरीके के उनके काम हैं उसको देखते हुए ये अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में ये अल्फाज एक बहुत छोटे से बेमायनी से लफ्ज नहीं लगने लगा है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि दुश्मन जो है वो इसका फायदा उठा रहा है? देखें, जब फॉरेन फंडिंग की बात आती है तो फिर पीटीआई के अकाउंट्स निकलते हैं, फिर बहुत सारी चीजें पीटीआई के अंदर तक जाती है ना। और देखें, पीटीआई के कितने मेंबरान असेंबलियों के साथ कभी सड़कों पे जलाओ गिराओ के लिए इस्लामाबाद लाया जाता है। आप कभी देखें मोटरवे जो पेशावर से इस्लामाबाद की है उस पे जलाओ गिराओ करके टोल प्लाजे तोड़ के बीच में जितने दरख्त लगे हुए थे, जितने पौधे थे, उन सबको जला दिया गया। मैं तो अक्सर गुजरते हुए मेरी निगाह पड़ती है, मैं बड़ा हैरान था, 2 दफा ऐसा हो चुका है। तो हुकूमत को, रियासत को देखना चाहिए। अभी भी आप देख लें कि केपी के सीएम की क्या गाड़ियां उनकी थी या इनडायरेक्ट थी, एक नौजवान को जख्मी कर देती हैं, उसको हिरास करती हैं, हरासमेंट करती हैं, उसको थ्रेटन किया जाता है, उसका कोई मुकदमा नहीं है। और जो पीटीआई के हमदर्द हैं वो उसको एक पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक पढ़ा लिखा है डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके फिजिशियन जा रहा है, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ये मसाइल रहेंगे। रूल ऑफ लॉ, चाहे कोई सीएम किसी सीएम की गाड़ियां कर रही हो, उनका प्रोटोकॉल कर कुछ भी कर रहा हो, तो उसका सवाल होना चाहिए ना। दुनिया में होता है, रूल ऑफ लॉ के बगैर पाकिस्तान से लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? इसकी 2-3 बड़ी वजह है। बड़ी वजह तो आप देखें ना कि पाकिस्तान की आबादी बेतहाशा हो चुकी है, आबादी हम कंट्रोल नहीं कर रहे। दूसरी वजह ये कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोग यहाँ से मायूस हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कानून नहीं होता तो फिर उनका दिल यहाँ रहने को नहीं। तो सर ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी हुई ना, आप कानून नाफिज हम कर रहे हैं या कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा, इसको करवाने की जिम्मेदारी तो अब जो हालिया हुकूमत है उसी की जिम्मेदारी है। इसका मतलब वो भी फिर नाकाम हो गई। देखें, पाकिस्तान में जो वाहिद इदारा है लोग जिसके ऊपर एतमाद वो फौज का, बेशक वो वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज्ड भी है और प्रॉपर तरीके से काम भी करता है। और यही वजह है कि देखें, पाकिस्तान को एटम बम को हिफाजत से रखना और न सिर्फ यहाँ से एटमी कुव्वत तक ले जाना, सियासी लोगों का किरदार यकीनन होगा, भुट्टो साहब का भी अपना किरदार होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी। लेकिन सर एक और सवाल है ना, जब इस तरीके से पाक फौज डेफिनेटली मुल्क की सलामती के लिए हम देख रहे हैं कि जहां ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहीं पर ही सख्त तरीन इंतजाम करने का भी कहती है, जब हुकूमत से ये बात की जाती है तो फिर वहां से एक और अपोजिशन की जानिब से या कभी हम देखते हैं सियासी जमातों की जानिब से कहा जा रहा होता है कि जी सियासत पे मुदाखलत की जा रही है। तो सर ये भी तो एक मामला आ जाता है। देखें, सियासत में मुदाखलत नहीं है, रियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान में अगर फौज कोई कदम उठाती है तो वो मेरे ख्याल में कोई उसमें हर्ज नहीं है। बेशक। और सियासी लोगों का मसला ये है, कभी नहरों के मसले में पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाती है, कभी नेशनलिज्म निकाल के ले आते हैं। आप देख लें कि केपी के जिस तरह से वो लबो लहजा इख्तियार करते हैं फौज के बारे में, क्या आपको लगता है कि पश्तून जितने उनकी बड़ी तादाद जो है, एक बहुत बड़ी तादाद फौज में है, मौजूद है, अपनी आबादी से ज्यादा उनकी तादाद है। लेकिन जब बात आती है फवाइद लेने की तो हर जगह से फायदे लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे खींचना होता है, जहाँ लगता है कि जरूरत है, वहाँ ये अजीबो गरीब मामला किए जाते हैं। सर लेकिन दूसरी जानिब अगर लाहौर की जानिब देखें, जिस तरीके से गुज़िश्ता हमने देखा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला हैं केपीके के और उनका एक दौरा हुआ 3 रोज़ा लाहौर का, ऐसे में जो उनकी तरफ से एक बयान दिया गया वो कहते हैं कि जी लाहौर में मैं वहाँ गया हूँ, हर जगह पे मुझे रोका गया, मेरी चेकिंग की गई, मुझसे सवालात किए गए। अब एक बड़े ओहदे पे फाइज शख्स और लाहौर जैसे जिसे हम कहते हैं जिंदा दिलान शहर है, ऐसे शहर का इस तरह का रवैया सर आपको नहीं लगता कि नारावा सलूक है ये? देखिए, जब वहां से वो चले तो आपके सामने ही है, वजीर इत्तलात का बयान भी था कि ये जब केपी से लोग चलते हैं पेशावर उस साइड से फाटा से, तो वो जत्थों की सूरत में मंशियात की ट्रांसफर होती है। देखिए 2-3 चीज होगी है ना, असले की ट्रांसफर होगी, असला मुंतकिल होगा, मंशियात मुंतकिल होती है, और ये तो सारी दुनिया जानती है ना, इसमें कौन सी चीज है।
फाटा तो सर या वाकई वाद जिस गतीरा तरीके से अगर इस तरह का बयान सामने आ रहा है कि जी मनीषात तरसील की जाती है या उसको बाईपास किया जा रहा होता है बाय रोड, तो ऐसे में एक बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत है जो कि अवाम का वोट लेकर आई है, तो क्या इस तरह के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सर? सर देखें, आप मुझे बताएं कि तंबाकू के या जितने बड़े स्मगलर कौन है, तंबाकू की इलीगल तंबाकू कौन कर रहा है इस्तेमाल? सब वही लोग हैं। तो अब ऐसी बात है कि तंबाकू का बड़ा काम कहाँ है? केपी में नहीं है कि आपके सामने सवाबी में? तो सर हुकूमत को वहीं तो के बैन एमएनए करना एमपीओ चाहिए हैं। ना, अगर इस तरह के उनको पता है कि यहाँ से तरसील हो रही है और यहाँ पे ही सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस चीज को बैन कर दें। देखें, सूबे में जिनकी हुकूमत है, क्या वो अपने सूबे में पाबंदी लगाएंगे? खुद लगाएंगे। ठीक। आप देखें कि यहाँ पे बड़ी आमदन के जराए क्या है? ये तो ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। वाइट किस तरह होती है कि आप सियासत में आ जाते हैं। और दुनिया भर में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साउथ एशिया में जितने ब्लैक काम करने वाले हैं वही सियासत में हिस्सा लेते हैं ना। मैं और आप तो नहीं ले सकते, आम आदमी तो सही बड़ा बयान दे रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जितने भी ब्लैक काम करने वाले लोग हैं वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, बहुत बड़ा बयान हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब सर, दहशतगर्दी से नमरदाजमा होने के लिए क्या आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान का जो मामला अब तक सर उठा हुआ है, जिसका हम इनखला के मामला पे बात अगर करते भी हैं तो वहां पे एनआईसी के मसले सामने आ जाते हैं, तो अफगानिस्तान की जो मामला हैं, क्या इनखला जब तक के मुकम्मल तौर पर नहीं होगा तो क्या हम दहशतगर्दी से बच सकते हैं सर? देखें, अभी भी तो आपको शायद याद हो, मुशर्रफ के दौर में ना 2001 में 2001 या 2 में नादरा का सिस्टम आया था। उससे पहले सारा डिजिटल नहीं था, मैनुअल सिस्टम था। और आप यूं कहें कि सन 2000 से पहले जितने शनाख्ती कार्ड बने हैं पश्तूनों के नाम पे, पठानों के नाम पे, वो अफगानियों ने बनाए हैं। और वो बनाने के बाद हम उनको पकड़ ही नहीं पा रहे। रियासत का काम है उनको देखे। सर लेकिन ये वो नहीं देख सिस्टम रही। की कोताही नहीं है कि अफगानिस्तान से लोग आ जाते हैं, यहाँ के एनआईसी से बना लेते हैं? ये तो फिर सिस्टम की खराबी हुई। हमें अपने सिस्टम को प्रॉपर दुरुस्त करना पड़ेगा। नादरा का इदारा आज से तो काम नहीं कर रहा, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और सारी चीजें सिस्टमैटिकली चल रही हैं। तो अब इस तरह का अभाव आ जाना या इस तरह का सिलसिला होना कि जिसमें एनआईसी जाली बन जाना, सर ये तो फिर हुकूमतों पे भी सवाल बनता है। देखें, जाली शनाख्ती कार्ड ये तो पाकिस्तान ने सख्ती की, बीच में कोई मामला बैनुल अक़वामी आ गया तो इन्होंने चौधरी निसार के दौर में दोबारा से चेकिंग शुरू की शनाख्ती कार्डों की कि जी दोबारा आए, चेकिंग कराएं। फैमिलियों में लोग ऐड हुए। मैं ये जानता हूँ कि लोग फैमिलियों में खुद भी ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पेशावर की मिसाल नहीं दूँ, मैं एबटाबाद की मिसाल दे दूँ, इस्लामाबाद की दे दूँ। इस्लामाबाद के कितने सेक्टरों में आप चले जाएं, अफगानी खुलेआम घूम रहे हैं, शनाख्ती कार्डों के साथ घूम रहे हैं। एबटाबाद में आप आ जाएं, शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और पूछने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि रियासत को देखें, दाखिला पॉलिसी और खारजा पॉलिसी हमारी ना दाखिला है ना खारजा है। बुनियादी तौर पे हमें एक मजबूत हमारी पॉलिसी तब होगी जब रियासत ये तय कर लेगी कि हमने टेररिज्म को रोकना है। आप देखें, ट्रंप ने आने के बाद सख्ती की ना सारी दुनिया के लिए, वीजे सारी चीजें उसने कंट्रोल करनी शुरू की। वहीं सर दाखिला और खारजा पॉलिसी की आप बात करें कि इसके ऊपर अभी हम देख रहे हैं कि जी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं है। सर फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी तो पैदा होता है कि जी दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते जो हैं वहां पे भी तो हमारे ही लोग मौजूद हैं। देखें, मौजूद है, लेकिन बहुत सी जगहों पे नरमी भी होती है। ये नहीं होता कि हर जगह पे ही मौजूद होते हो। और दूसरा ये कि अफगान वॉर के दौरान जितने आ गए, आज भी पेशावर भरा पड़ा है अफगानियों से और सबके पास शनाख्ती कार्ड है। और ये भी कहा जाता है पेशावर के बारे में कि मकामी आदमी तो फिर गरीब है और जो अफगानी है उनके पास पैसा खुला है, क्योंकि वो मंशियात का पैसा है, वेपन का, असली का पैसा है। और क्या है मुझे बताएं, क्या वही मंशियात कराची तक नहीं पहुंचती, पूरे मुल्क में पहुंचती है? इसका मतलब है कि वो पैसा अन्यवा बिका हुआ है, अन्यवा चीजें हैं, खुले आम है, कुछ भी नहीं है। और भारत रियासत की कमजोरियों को हम रियासत जितनी कमजोर रहेगी, रियासत की कमजोरी की वजह यह है कि मुल्क में जो इलेक्शन लड़के जो जीत के आते हैं उनकी जिम्मेदारी है ना। उनकी महज जिम्मेदारी तो नहीं है कि थानों में एसएचओ बदला देना या कुछ अपने और मामला कर लेना। वो चीजें थोड़ी हैं। रियासत चलाने के लिए आप आए हैं। पाकिस्तान में लोग अभी तक, सियासी लोग ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि रियासत में इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो ये पार्लिमानी निज़ाम है, ये बुनियादी तौर पर रियासत चलाने के लिए, ये ताकत हासिल करना इसलिए नहीं है कि ठेकों में पैसे कमाए जाएं, ये इसलिए भी नहीं है कि थाने और कचहरियां और टीएमए और ये सारी के जितने भी इदारे हैं, नक्शे पास कराने वाले, जमीनों वाले,
हम सिर्फ ये चीजें देखते रहें। जिस दिन हमारे लोगों को जो शऊर आएगा हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वाइट फौज है जिससे जो लड़ भी रही है, जिनके लोग शहीद भी हो रहे हैं, और हमारे सियासी लोगों में बेइज्जती का ये आलम देखें कि वो एक ट्वीट कर देते हैं, ट्विटर पे एक पोस्ट लगा देते हैं कि जी ये फलाना शहीद और हम इसके गम में शरीक हैं। बात सियासी पार्टियां तो ये भी नहीं करती। और आप देखें कि मुस्लिम लीग नून जब ओपोजिशन में थी और पीटीआई का दौर भी था, मरीम नवाज के अकाउंट से उस दौर में भी कोई शहीद होता था फौजी तो उसके ऊपर पोस्ट लगती थी, ट्वीट करती थी वो। लेकिन पीटीआई का आप देखें कि जो कोई शहीद होता है तो बानी पीटीआई या पीटीआई के मरकजी लोगों में किसी में नहीं होता। अभी आप देखें वो शाहिद खटक को एक कहते हैं कि वो टांग टूट गई और 15 दिन में, मेरे ख्याल में महीना नहीं हुआ और टांग ठीक हो गई और वो खड़े हुए चलते चलते जा रहे हैं। और लाहौर में उनसे यही पूछा गया, वो चले गए। तो अब मसला ये समझ नहीं आता ना कि जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब देने के बजाय, यानी कि ये लोग सहाफत को, सहाफियों के सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। आपको अच्छा नहीं लगता सवाल तो आप कह दें कि मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन आप जवाब में जिस तरह लाहौर सही में कह बैठ रहे के सर। दूसरी जानिब एक और जो सिलसिला जिसमें हम देख रहे हैं कि एक तो दहशतगर्दी हमने देखा कि जी बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही है, जिसको रोकने के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो सोशल मीडिया के थ्रू जो बच्चों की जहनसाजी की जा रही है, सर इससे नंबर आजमा होने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? पीका एक्ट एक जानिब हम देख रहे हैं, जो मखसूस लिंक्स के जरिए हम ये देख रहे हैं कि जी चीजें बच्चों के दिमागों तक पहुंचाई जा रही हैं, सर इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखें, बुनियादी बात यह है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, खासतौर पे पीटीआई के बानी के या पीटीआई के अपने सोशल मीडिया अकाउंट, कहा जाता है कि मुल्क से बाहर से उनकी एक्सेस भी है, वहां से ऑपरेट भी हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में सब यहाँ बंद करने चाहिए। उनको ट्विटर की मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, पीटीआई के जरिए जाना चाहिए कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म हो रहा है और पाकिस्तान में ये रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। और अगर हम ये केस लेके जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हम हारेंगे केस। हम उन सोशल मीडिया एप्लीकेशन से हम बात करें। और एक और चीज है, हमारी पार्लियामेंट में जो सिर्फ पीका एक्ट तो हमने लोगों को पकड़ने के लिए लगा दिया ना, वो अच्छा भी इस्तेमाल होता है, कभी गलत भी होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ना हमारे पास कानून साजी जो करनी चाहिए, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, देखिए मेटा के साथ हमारा एग्रीमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ के कोई इशू होगा तो वो हमें डेटा देंगे, प्रोवाइड करेंगे, बैन भी करेंगे। लेकिन हमारा बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ नहीं है, हमारा टिकटॉक के साथ भी एग्रीमेंट नहीं है, हमारा बहुत सारी सर एक्स अकाउंट्स का भी बताया जा रहा था कि अब पाकिस्तान में ये भी बैन होने वाला है। तो सर एक्स अकाउंट वाहिद वो जरिया है जिससे हम देख रहे हैं कि जी जो एक मुस्तनद जो चीज़ें हैं वो वहाँ से भी सामने आ रही होती है, लेकिन उसी मुस्तनद चीज़ों के साथ साथ देख रहे हैं कि जी अब उसमें जो पहलू नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही मनफी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक ट्वीट के बाद हम देखते हैं कि जी लगातार हजारों की तादाद में ट्वीट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में एक्स अकाउंट जो है क्या वो पाकिस्तान में बैन हो सकता है क्या? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में अब होना भी नहीं चाहिए। मैंने भी पिछले दिनों एक वीडियो भी पोस्ट की थी इसी हवाले से कि बूट्स किस तरह काम करते हैं और कंप्यूटेशनल एक प्रोपेगेंडा की थ्योरी थी मीडिया में जो हम पढ़ाते थे, अब एक क्या कहते हैं कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा थ्योरी है, अब वो चलती है। मेरे बड़े अच्छे शागिर्द भी हैं, समी कायम खानी, पिछले दिनों वो भी इसके ऊपर चीजें कुछ लिख रहे थे रिसर्च के हवाले से, तो मैं देख रहा था कि ये चीजें पॉसिबल है, कंप्यूटेशनल हो गया, अब एल्गोरिथम के जरिए चीजें की जाती हैं, एल्गोरिथम के यूज करके बूट्स है, चीजें हैं, इनके जरिए अपना प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि फैलाते हैं उसको प्रोपोगेंडा। फिर देखें ना, प्रोपोगेंडा तो 3 किस्म का होता है, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। अब मसला ये कि ग्रे प्रोपोगेंडा के जरिए, ग्रे सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर हम कहें कि ब्लैक की हम बात करें, ब्लैक तो डार्क ले जाता है और चीजों को ये समझने की जरूरत है और सरकारी सतह पे भी काम करना चाहिए। देखें, प्रोपोगेंडे का जवाब तो फिर प्रोपोगेंडा ही होता है ना। आप वो अगर ब्लैक या ग्रे कर रहे हैं तो आप व्हाइट प्रोपोगेंडा करें। प्रोपोगेंडा कोई बुरी चीज नहीं है, प्रोपोगेंडा की किस्म के ऊपर है कि वो कौन सी किस्म का यूज हो रहा है। व्हाइट का ये है कि जो जेन्युइन फैक्ट्स है आप लेके जाएं, और ये चीजें हो भी रही हैं, हाँ उस पैमाने पे नहीं हो रही जहाँ पे होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि काम अच्छा भी हो सकता है और होना चाहिए। पाबंदी लगाना, देखें जहाँ जंग के मैदान में ना, हम ये नहीं कहते मैदान जंग में हम पानी छोड़ दें, हमने जंग ही नहीं लड़नी। जंग जब होती है, रियासत का बयानिया है, वो लेके आगे जाना चाहिए। और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और मुस्लिम लीग नून ने बुरे वक्तों में कभी भी, नवाज शरीफ ने कभी भी गलत तरीके से नाम नहीं लिया, हमेशा
मोहतरम ठीक है, इसका बाजवा मतलब ये हो साहब, कि रियासत के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं उनको भी जब पाकिस्तान की बात आए या सलामती की बात आए तो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया काशिफ जंजर साहब, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। हम यही देख रहे हैं कि मुतादिद जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ सियासी इदारों की कमज़ोरियाँ भी दिखाई दे रही हैं कि सियासी सतह पर हम देखते हैं कि जी लोग इकट्ठा या एक पेश में नजर नहीं आते, जिसकी वजह से ये जो दुश्मन है या दुश्मन वाले मुल्क और जो अनासर हैं उनकी जानिब से हमारे मुल्क को दहशतगर्दी के साथ साथ मुख्तलिफ सतह पर हमें नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी शहर कायद में अब ये दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा होने के बिल्कुल करीब ही थे, जिससे हम ये कहेंगे कि जी इन्वेस्टिगेशन इदारों के साथ साथ मिलकर एक भरपूर कार्रवाई की गई, जिसके तहत एक बड़े नुकसान से शहर कराची बच चुका है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मोहम्मद फारूक साहब, तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। ऐसे में ताने बाने सब हम देखते हैं कि जी हमसाए ममालिक से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी ट्वीट सामने आते हैं, लेकिन अब की बार हम ये देख रहे हैं कि जी बच्चों की जहन साजी की जा रही है। और आज का जो एक वाक़या शहर कायद में रोनुमा हुआ, और ऐसे में हमने देखा कि जी बच्ची की जो जहन साजी की गई और उसको मद्देनजर रखते हुए जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो तमाम तर सूरत हाल सबके सामने नजर आई। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस वाक़ये को? नहीं, ज़ाहिर है बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारा देखें, हमारे दो सूबे इस वक्त बड़ी शदीद दहशतगर्दी की लपेट में है। बैरूनी और अंदरूनी साजिश दोनों है इसमें। अगर बिलखुसूस में बलूचिस्तान की बात करूं तो बलूचिस्तान के अंदर देखें, ज़ाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ पर, जो है वो उनके एजेंट ज़्यादा हैं और वो लोकल लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और इसके नतीजे के अंदर यहाँ अफरा तफरी फैलती है। अभी भी ज़ाहिर है बलूचिस्तान की सूरत हाल तो बेहतर नहीं है, लेकिन इसको बेहतर करने की हमारी ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिशें होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम है। लेकिन जिस तरह से आज इदारे ने एक कार्रवाई की है, ज़ाहिर है काबिल सताइश है वो, और मेरा ख्याल है कि इसके इदराक की जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से जो है ना इसको मौजूद हो, इसको ख़त्म करने की मुकम्मल काम करना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि लोगों को जो है तफसीलात दी जाएँ, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, लोगों को सहूलियात दिए जाएँ, तालीम के हवाले से भी और लोगों को जो है अमन व अमान के हवाले से भी। अगर आप तालीम देंगे, उनको अमन व अमान देंगे, उनको कारोबार देंगे, उनको बिजनेस देंगे, उनको जॉब की फैसिलिटीज़ देंगे, यकीनी तौर पे लोग किसी झांसे में नहीं आएंगे, किसी जो है वो बैरूनी इमदाद के नतीजे के अंदर जो है किसी साजिश के में जो है शिकार नहीं होंगे। होता यही है कि हम खुद जो है वो कुछ ज़्यादतियाँ थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं उसके नतीजे के अंदर, लेकिन किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई मिलिटेंसी की जो है वो कोई दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मैं इस सारी कार्रवाई को एक अच्छी नज़र से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो बेहतरी की तरफ करेंगे। खासकर जो इन्होंने ये एक्ट किया है कि उसको मुजरिम के तौर पे पेश नहीं किया, बल्कि उसको विक्टिम के तौर पे नहीं पेश किया, बल्कि उसको एक ऐसी पेश किया है कि उसके साथ उस बच्ची से गलती हो गई थी। तो इसी तरह से जो है वो यहाँ से दहशतगर्दी का सामना होगा, खात्मा होगा। दहशतगर्दी का सामना इसी तरह करना चाहिए, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन लोगों को जो है वो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही अपने लोगों को अपना समझना चाहिए, उनको दहशतगर्द नहीं समझना चाहिए, उनको पहाड़ों पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट किया है आज इन्होंने बहुत अच्छा हुआ है, और इससे जो है वो एतमाद पैदा होगा। बलोच कौम एक ज़ाहिर ज़बरदस्त किस्म की कौम है, बहादुर है, दलेर है, ये पाकिस्तान की लड़ने वाले लोग हैं, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े हामी हैं। मैं समझता हूँ कि इस बलोच कौम को अगर हम अपने सीने से लगाएंगे, इनके साथ नरम हाथ के साथ इनके साथ जो है वो पेश आएंगे, इनको सहूलियात देंगे, इनको जो है वो अपनी कौमी धारे के अंदर शामिल करेंगे,
तो यकीनी तौर पे हमें इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, एक जानिब शहर कायद इस तरीके से हमें नजर आया कि जी बाल बाल बचता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन वहीं बाल बाल बचते बचते बच्चे आज भी गटर में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आ रहा। मेरे कराची मुर्तजा वहाब आज से 2 दिन कबल चिड़ियाघर जाते हैं, वहां जाके वो पिंजरों का मुआयना भी करते हैं और बताते हैं बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पिंजरे लगाए गए, लेकिन वो पिंजरे तो वहां लगा दिए गए, लेकिन शहर कायद के जो ढक्कन है उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो वही कहते हैं कि जी शहर कायद पे ढक्कन पर सियासत की जाती है। तीसरी जानब अगर देखें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें रोड्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब देखने के ट्रैफिक में एक निज़ाम में हमें खूबसूरती नजर आएगी, डबल डेकर बसें भी नजर आएंगी, बड़ी बड़ी बसें ईवी बसेस भी नजर आएंगी और उसकी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई जाएगी जिसको मेयर साहब खुद चलाएंगे। सर इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? और अफसोसनाक वाकया जो आज हुआ है, एक बच्चा कोरंगी में जो कि खेलते हुए गटर में गिर गया और कुछ देर बाद वो जान भाग हो गया। तो सर अब वही वाली बात है कि इस पर जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि जी सियासत की जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो पैदर पै वाकयात हो रहे हैं ना। 2025 जा रहा है, लेकिन जाते जाते बच्चों की जो है वो जान लेते हुए जा रहा है। और ये 2025 नहीं ले रहा है जान, ना ही गटर का ढक्कन कोई जान ले रहा है, बल्कि गटर जो बच्चों की जान ले रहा है ना, ये हमारी सूबाई हुकूमत है। पिछले 18 साल से इस सूबे के ऊपर पराजमान है। एक हमारे काबिज मेयर हैं जो 2.5 साल से, और उससे पहले 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो 4.5 साल की कारकर्दगी उनकी ये है कि गटर के ऊपर ढक्कन नहीं लगा पा रहे हैं वो। तो मैं समझता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और इनकी काबिज मेयरशिप के ऊपर जाती है। ये इस साल का 28वां वाकया है। इसमें बच्चे भी हैं शामिल और इसमें जो है वो बड़े भी हैं जो नाले के कवर ना होने की वजह से जो है वो गिर गए और लुकमा अजल बन गए। तो ये शहर क्या इसलिए टैक्स देता है कि इसके बच्चे गटर के ढक्कन ना होने की वजह से हलाक होते रहें, इसके बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल पर हैवी ट्रैफिक और वाटर टैंकर की जद में आके जो है जहां बाग होते रहें। ये शहर इसलिए टैक्स नहीं देता कि मोबाइल के नाम पर यहाँ की जानें ले ली जाएं। तो इस शहर को इख्तियार देने के लिए ये राजी नहीं है। सर लेकिन मेरे मेरे कराची तो 2026 के लिए पेशगोई कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2026 का साल जो है शहर कराची की तरक्याती मंसूबों का साल रहेगा। तो सर वाकई ऐसे अमल होता हुआ दिखाई देगा? 2025 के 3 दिन बाकी हैं, तो इसका मतलब है 3 दिन तक गटर के ढक्कन के अंदर। देखें, यही बात उन्होंने उस बच्चे के लिए कही थी जो गुलशन चौरंगी के में एक गटर का ढक्कन और नाला ना होने, नाले के ऊपर कवर ना होने की वजह से बच्चा एक जहां भाग हो गया था। तो ये माफी मांगते रहेंगे हर वक्त। ये कुत्ते के काटने से बच्चे यहाँ पे हलाक हो रहे हैं, गटर के ढक्कन ना होने की वजह से यहाँ पे। ये इनकी नाअहली है। ये सिर्फ करप्शन और करप्शन कर रहे हैं सूबे सिंध के अंदर। हुकूमत हमारी पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं कि सीएम की जिम्मेदारी है गटर के ढक्कन ना लगाने की और लगाने की। और ये जो नहीं है गटर के ऊपर ढक्कन, ये सीएम साहब हैं इसके जिम्मेदार। इसके जिम्मेदार मेयर है डायरेक्ट। ये 140A के मुताबिक इंतजामी और मालियाती इख्तियारात निचली सतह पर ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ 1 लाख रुपए का जो है वो कोई चंदा देना चाहते हैं यूसी चेयरमैन। 1 लाख रुपए से तो 10 ढक्कन और कवर, रिंग कवर नहीं आते। तो ये इनकी कारकर्दगी है। ये जवाब दे ना, ये 55 अरब रुपए इनका सालाना वो है ना बजट है। सर जवाब दे तो रहे, वो ये कहते हैं वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन 47 अरब रुपए का बजट है। सर जवाब देते हैं, वही कहते हैं कि बल्दियाती निजाम के अंदर 1-1 लाख रुपए हम हर टाउन को दे रहे हैं ताकि वो ढक्कन लगा लें। सही है, फिर आप लोगों की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर रहे। 1 लाख रुपए ना दें, आप उनको इख्तियार दे दें गटर का ढक्कन लगाने का। इख्तियार तो आप अपने पास रखते हैं। आप जो 47 अरब रुपए हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के, वो तो आपने खुद कब्जा किया हुआ है। MUCT से जो अब 4 अरब रुपए पूरे साल में आपने जमा किए हैं वो आपके पास हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जो बिल जाते हैं 20 अरब रुपए साल के जमा हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? ये 1-1 लाख रुपए का चंदा देते हैं खाली। ये इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर इस पे कोई बात करता है, अपोजिशन एहतजाज करती है, तो ये कहते हैं कि FIR काटेंगे। काटे ना FIR। ये FIR तो इनके खिलाफ कटनी चाहिए जो 28 बच्चे मर गए हैं गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। आपकी जो जमात है, रोड ब्लॉक की बात तो करते हैं, ठीक है। तो सर आपकी जो जमात बात करती है तो ये कहते हैं कि सियासत कर रही है। हमारी तो सियासत है ही इस चीज की कि तामीर और तरक्की की सियासत है। जो ये काम नहीं करेगा हम उसको आड़े हाथों लेंगे, हम उसका इस कराची के अंदर नान और नफ्का बंद करेंगे उसका। तो सर आपकी जमात की जानिब से आपने जिस तरह कहा कि आप तामीर और तरक्की पर यकीन रखते हैं, और जब इस तरह के हादसात हो रहे हैं तो फिर आपकी जमात FIR की जानिब क्यों नहीं बढ़ रही? जमात इस्लामी ने इससे पहले भी मुतालबा किया है FIR का, और जमात इस्लामी अभी दोबारा मुतालबा करती है। जमात इस्लामी
इंशाल्लाह ताला इस केस को हम देखें, हम कोर्ट में भी गए हैं, हम ई चालान पे भी कोर्ट पे गए हैं, हम जो है वो रोडों इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होता इस पे भी हम कोर्ट गए हैं, हमने बिल बोर्ड के हवाले से कोर्ट पे गए, हम MUCT के खिलाफ कोर्ट गए थे। तो हम तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाते हैं, हम तो ऐवान में भी बात करते हैं, हम रोडों पे भी एहतजाज करेंगे, हम सड़कें भी बंद करेंगे, हम जो है वो चौको चौराया, इस शहर का बच्चा मर रहा है गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। ये कहते हैं कि रोड ब्लॉक ना करो, ये कहते हैं कि एहतजाज ना करो, ये कहते हैं अपने दफ्तर के अंदर एहतजाज करो। हम इनके दफ्तर के आगे एहतजाज करेंगे, हम CM हाउस का घेराव करेंगे, हम सिंध असेंबली का घेराव करेंगे, और ये हमारा जायज हक है, कानून के मुताबिक है। ये हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। गैर आईनी गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं कि 140A के तहत जो इन्होंने पावर डिवॉल्व करनी थी, इख्तियारात निचले UC और टाउन चेयरमैन को देने थे, अपने ही टाउन चेयरमैन को दे देना। कोरंगी के टाउन चेयरमैन जो है वह पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का। ये शाफिजर टाउन का टाउन चेयरमैन PTI का है, जमात इस्लामी का तो नहीं है ना। ये इनका वाइस चेयरमैन है इस UC का, जिसमें आज बच्चा जो है वो गिरकर जहां बाग हो गया है। इस हफ्ते के अंदर इस सूबे के में 3 बच्चे, एक मरियम नाम के 5 साल बच्ची है, अलीजा 3 साल की, ये हैदराबाद के अंदर इसी हफ्ते में जो है वो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जाँ बहक हुए। और ये आज वाक़या हुआ है कराची में, दिलबर नाम का 8 साल बच्चा महरान टाउन के अंदर ये गटर के ढक्कन ना होने की वजह से आज जाँ बहक हो गया है। तो ये तीनों FIR तो ये इन्हीं के खिलाफ कटनी चाहिए ना, जो 17 साल से इस सूबे के ऊपर पराजामान है, कब्जा है, और जिन्होंने इस शहर का मैंडेट नहीं लिया वो काबिज मेयर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है और आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर शहर कराची में आए दिन एक नया हादसा सामने नजर आने लगता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं कि तबाही का शिकार है। ऐसे में मनसूबे तरक्याती कामों के लिए जो है वो बातें भी की जाती हैं, साथ में कहा जाता है कि जी इस मनसूबे की जो लागत है उसके लिए फीते भी काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जी ऐसे वाकयात रोजाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखें तो नदी नालों की जहां बात है तो वहां पे भी इसी तरह के मामला सामने आते हैं। वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है साइड द न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बुनियादी सहूलियात से महरूम रहने वाले शहर की बात करें, हम शहर कराची की बात कर रहे हैं। पानी का निज़ाम देख लें, सीवरेज का निज़ाम देख लें, कोई भी ऐसी सहूलियात जो कि कराची की आवाम को मैसर हो, उससे हम देख रहे हैं कि कोई भी सहूलियात मैसर होती हुई नजर नहीं आती हैं। ऐसे में शहर कराची को लावारिस शहर भी कहा जाने लगा है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद राना आजम साहब, PTI साहब का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, तमाम सूरत सबके सामने है। हम ये देख रहे हैं कि जी शहर कराची में जहां बुनियादी सहूलियात नहीं है, लेकिन आज भी एक अफसोसनाक हादसा रोनुमा हो जाता है। एक बच्चा जो कि महरान टाउन में, कोरंगी का डिस्ट्रिक्ट है जहां पे, और ये बच्चा अब गटर में गिर जाता है, उसके बाद हलाकत का मामला सामने आता है। सर, किस तरीके से देखते हैं इस सूरत हाल को जहां पे हम देख रहे हैं कि शहर कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बहाली का शिकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई, ये कराची में पहला ये पहले भी आपके शो में हम बैठे थे, एक नेपाल के ऊपर बहुत बड़ा जी राना आजम साहब, कोई गर्ज नहीं है, कोई जानी नुकसान होता है, कुछ उनसे कोई गर्ज का काम है सिर्फ माल बनाना। वो कराची जो कि सोने की चिड़िया है, और वो अब वो पहले तो अंडे खा रहे थे, अब वो चिड़िया को भी खाने के चक्कर में है। आप ये देखें मोहतरम, अभी मैं गुलशन हदीस से निकला हूँ और इतना रश है। अभी मैं जिना एवेन्यू के रोड पे हूँ, ये पूरा खोदा हुआ है, दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम है। पूरी शख्स निकलता है ना, वो कम से कम एक कोने से दूसरे कोने वो अपने जहन में रखे, इससे पहले तो इंसान हैदराबाद चला जाता है। तो सर, मेयर कराची से अगर आप ये शिकवा करेंगी भी तो वो यही कहेंगे तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से मामला तो फेस करने पड़ेंगे आवाम को।
या तो वो ज्यादा से ज्यादा माजरत तलब कर लेंगे। खैर बहुत शुक्रिया राना आजम साहब, आपका जो एक मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है। जिस तरीके से हम शहर कराची के हालात देख रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके के हम देखते हैं कि जी शहर कराची में एक तालीम हासिल करने के लिए बच्चा अगर एक शहर के कोने से दूसरी जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जाता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे में उसको भी ट्रैफिक और उसके साथ साथ सड़कों की हालात जिसपे उसको खास करके जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर शख्स शहर कराची में रहने वाला इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बुनियादी सहूलियात हैं उससे महरूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सियासी जमातों और अपोजिशन में बैठे हुए बल्दियाती इदारों को भी सोचना चाहिए कि क्या अब भी हमें सिर्फ सवालात या हमें सिर्फ और सिर्फ बातें करनी होगी या हमें इससे बढ़कर आगे काम करना होगा। यहाँ वक्त हुआ है खास करके इख्तिताम की जानिब हम बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जिंदगी हालात में दिया साथ होगी। फिर आपसे मुलाकात, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।